नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तराखंड में G20 की बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों बैठकें अच्छी रही हैं, जिसकी तारीफ केंद्र ने भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन बैठकों के जरिए उत्तराखंड की पारंपरिक पहचान आगे बढ़ी है। उत्तराखंड को विश्व के पटल पर नई पहचान मिली है। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार होगी। उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि पिछले वर्षों में जिस प्रकार राज्य के भीतर जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल परिवर्तन आया है, जिसमें बदलाव लाना जरूरी है। पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने सीएम आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम से जुड़े अधिकारी, एसएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल समेत पुलिस के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही लग पाएगा। साथ ही एडीजी अभिनव कुमार ने यह आशंका जताई है कि आत्महत्या के अलावा एक्सीडेंटल डेथ का मामला भी हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। ये बहुत अच्छी बात है और आपने समय रहते उन लोगों को रिलोकेट करना चाहिए था, जो भी बिंदाल के किनारे हैं, रिस्पना के किनारे हैं, जिनकी लाइफ एंडेंजर्ड है, जिनकी लाइफ खतरे में है, उनको आप दूसरे चरण में उत्तराखंड की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर अब सरकार पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत पशवा दून से हो चुकी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश में नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर खासा तंज कसा है। कांग्रेस की माने तो बरसात का सीजन लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में नदियों के किनारे बसे लोगों को राज्य सरकार कैसे आनन फानन में शिफ्ट कर सकती है।
ये बहुत अच्छी बात है और आपने समय रहते उन लोगों को रिलोकेट करना चाहिए था। जो भी बिंदाल के किनारे हैं, रिस्पना के किनारे हैं, जिनकी लाइफ एंडेंजर्ड है, जिनकी लाइफ खतरे में है, उनको आपको पहले ही रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए था। लेकिन अब बरसात जब सर पर है और यहाँ तो बेमौसमी बरसात का कहर उत्तराखंड पर पड़ रहा है, तो ऐसे में अब आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि इस बरसात के मौसम में वो परिवार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कोई वो जापान से आए हुए या जर्मनी से आए हुए परिवार तो है नहीं, वो सारे हिंदुस्तानी लोग हैं और इस तरह से फुटबॉल की तरह उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लात मारी जाएगी, तो ये तो कहीं का मुझे लगता है इंसानियत का भी इंसाफ नहीं है। और ऐसे में इन्होंने एक सड़क के गड्ढे के लिए ऐप बनाया था और आम जनता से कहा था कि गड्ढों की फोटो हमें भेजकर बताएं कि कहां कहां आपके क्षेत्र में गड्ढे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सड़क की फोटो हमें खींचकर भेजनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क नाम मात्र रह गई है। प्रदेश में लगातार झोलाछाप क्लिनिकों के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें आए दिन लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। राज्य का चौपट हेल्थ सिस्टम नियम कानून का कितना पालन करता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों का ही सही तरीके से निर्माण कर पा रहा है। आलम यह है कि राज्य में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निगरानी करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कानपुर विधायक उमेश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनके प्रयासों से हो रहे विकास कार्यों का श्रेय उमेश कुमार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से 2017 में नगर पंचायत ढंडेरा को सीवर व्यवस्था और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्राकलन की स्वीकृति के लिए सरकार को पत्र लिखा गया था। इसके अलावा 2019 में उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कई विकास कार्यों को लेकर मांग पत्र दिया गया था, लेकिन बहुत से कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और धरातल पर आ रहे हैं, जिनका श्रेय मौजूदा विधायक उमेश कुमार ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हमने कराए हैं, उनका श्रेय दूसरे उमेश अगर लेंगे तो ये अशोभनीय है। मैंने साक्ष्य दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, फेसबुक पे कह दिया कि मोहनपुरा और ये जो है आपका मिलाप नगर की ये जल निकास योजना मैंने कराई। कैसे करा दी भाई? 2019 पहली मार्च को मैंने तत्समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को लिख के दिया। मुख्यमंत्री घोषणा 8 मार्च को हुई, फिर 20 मई 2020 को शासनादेश जारी हो गया। मैंने दोनों के साक्ष्य आपको दे दिए। पिछले महीने केंद्र ने, हमारे प्रदेश सरकार ने उसकी धनराशि जारी कर दी। ये तो यूजुअल प्रोसीजर है। सरकार में समय लगता है, घोषणा होती है, उसकी उद्घोषणा का जीओ जारी होता है, जीओ के बाद धनराशि जारी होती है। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तक 2019 में मैं विधायक था, 2020 में मैं विधायक था। तो ये झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकार लक्सर से डूंगरपुर में राजकीय विद्यालय के अध्यापक की तरफ से बच्चे को बेल्ट से पीटकर घायल किए जाने के मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने से नाराज परिजनों और ग्राम प्रधान ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज ठाकुर से शिकायत की है। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने सीओ को बताया कि राजकीय विद्यालय के एक अध्यापक की तरफ से पिछले दिनों उनके बच्चे को बेल्ट से पीटकर घायल कर दिया गया। इसका विरोध किए जाने पर अध्यापक ने उसे जाति सूचक शब्द अपमानित किया गया। इस बाबत पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीओ ने मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ जल्द कार्रवाई कराने का भरोसा दिया है। ये बातें मैंने इनके बारे में सीओ साहब से बात की थी। मैंने सर इसकी जांच करके इसके जो भी हो दोषी उसको दोषी सजा दी जाए। बट सीओ साहब बोले लगे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका है इस मामले को। और मैंने ये मामला घर पे बैठ के आपस में बैठ के मैंने कहा जो आपस में बैठ के जो भी गलती होगी वो गलती मान लेंगे, एक बार वो देख लेंगे। तो दूसरे पक्ष ने जिसने इसके साथ बच्चे के साथ मारपीट की, जिसका नाम चंद किरण है, मास्टर है, वो गाँव के स्कूल में पढ़ाता था, उनको बुलाने की कोशिश की तो उन्होंने गाली गलौज करी गाँव वालों के साथ में। बोला कि जो मुझसे उखाड़े जा, किसी जो मेरा उखाड़ सके उखाड़ लो और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चा रोता आया तो बच्चे छोटे छोटे करने के ताऊ खड़ा हुई है तो उस टाइम सो रहे थे, 1 बजे की बात थी। तो बच्चा रोता आया, हमने कहा क्या बात होगी, कहना तो मास्टर ने बैटों से छीटा।
2-3 बेल्ट कमर में मारी, 2-3 सिर में मारी। हमने जाते मास्टर को कहा, भाई मास्टर तन्ने क्यों मारा? अब मैं कहना, तुम तो शबार गिट रहा, तुम तो नहीं पीटोगे, जो तेरे बस्ता उखाड़ ले। तो उस टाइम वो गेट बंद कर रहा था। उसने कहा जो तेरा होगा कर लिया। तो हमने कार्रवाई करी चौकी में भी, कहीं भी, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर जहां पूरे भारत में जगह जगह विरोध हो रहे हैं, हल्द्वानी में भी आज ब्राह्मण महासभा और बाकी संगठन ने मिलकर साक्षी के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर साहिल का पुतला फूंका और एक जुलूस के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा, जिसमें साक्षी के हत्यारे साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा को लेकर मांग की गई है। आतंकवादी साहिल को सभा द्वारा एक आह्वान कर रहा है पूरे शहर के, हल्द्वानी शहर के समस्त सामाजिक व्यापारिक संगठनों को, जो है आज हमने कॉल करी थी कि एक मंच पा करके, क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी संगठनों हैं सबकी, हर आम इंसान की भी जिम्मेदारी है। और जो ये आतंकवादी हम कहेंगे इसको, साहिल को जो है फांसी तुरंत होनी चाहिए। ये ऐसा, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो है संविधान है बहुत लचीला है, साल 2 साल 10 साल लग जाते हैं। हम चाहेंगे कि इसको 2 से 3 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए और फांसी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल होनी चाहिए इसी तरीके से। और जो इसने इतनी निर्भयता से जो इसने घटना करी है, एक हमारी जो साक्षी 16 साल की जो है नाबालिग बेटी के साथ करा है, इसमें हम जो चाहेंगे इसको फांसी मांगो। हमारे बच्चियां क्या, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा कांड आज दिल्ली में हुआ है, राहगीर आते जाते लोग देख रहे हैं, किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं करी। अब इसमें आप खुद बताइए कि किसकी महिलाएं या किसके बच्चे सुरक्षित हैं। हम लोग तो यही आज हम जाके हम सरकार को यही ज्ञापन देने वाले हैं कि आप लोग कुछ इस चीज़ में बहुत बड़ा सा कदम उठाइए। सारे हत्यारे ऐसे घूमते हैं और दिल्ली ऐसे शहर में जो सब लोग देख रहे हैं वहाँ पर, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। अगली खबर रामनगर से है, जहां नेशनल हाईवे 309 में पेट्रोल पंप के समीप एक कार और एक छोटा हाथी वाहन की हुई भिड़ंत, आमने सामने हो गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 कार सवार और एक छोटा हाथी वाहन सवार शामिल है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पिरुमदारा में पेट्रोल पंप के पास जो है 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें एक कार थी, एक टाटा एस छोटा हाथी था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। तीनों को जो है पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। इसमें तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के माहीग्राम से अतिक्रमण का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन की तरफ से तोड़ी गई दुकानों के मामलों में दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक टीम ने बिना आदेश दिखाए और न्यायालय में चल रहे ट्रायल के बीच ही दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि न्यायालय ने 2 दिन बाद ही मामले में यथास्थिति का स्टे कर दिया है। उन्होंने नगर आयुक्त पर पक्षपात पूर्ण गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें ध्वस्त होने के बाद उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब निगम की तरफ से की गई कार्रवाई के खिलाफ वो न्यायालय में गुहार लगाएंगे। हमारे पास आए वो दुकानों पे और उन्होंने ताले डाल दिए। नगर निगम वाले आए, 3 आदमी आए। पहले तो हमने उनसे भी काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी, फिर हम अड़े भी, लेकिन उन्होंने फिर और आदमी बुला लिए वहाँ पे। फिर खुद आ गए MNA साहब, उन्होंने ज़बरदस्ती ताले डलवा दिए हमारी दुकानों में और किसी का सामान भी नहीं निकलवाया। उसके 2 दिन के बाद फिर आए वो, और आने के बाद 26 तारीख हमारी लगी हुई थी। इसमें हमारा मामला डिसीजन फाइनल था, हमारा स्टे की एप्लीकेशन डली हुई थी उसमें हमारी, लेकिन उन्होंने आके 2 दिन पहले ही बिल्डोजर लेके आ गए, पूरी फोर्स चारों तरफ से फोर्स बुला ली, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब आ गए, दंगा नियंत्रण गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी, तमाम सड़क पे पुलिस। हमारा न्यायालय से मुकदमा चल रहा था, हमारे हक में हो रहा था 26 तारीख में। उसने 24 तारीख में सारी दुकानें निरस्त कर दी और सामान तक भी नहीं निकालने दिया। अब हम कहाँ जाए? हमारे पास तो ना तो कोई दुकान है, ना ही कोई कारोबार है, हम कहाँ जाए? हमें तो उसने, जब उन्हें पता था ये निगम की ज़मीन है, हमारे से टैक्स क्यों ले रहे, बिना में क्यों कर रहे? एक दुकान 5-5 बार ट्रांसफ़र हो चुकी। जब ये ट्रांसफ़र होगी तो क्यों कर रहे? अगर किसी की चीज़ चोरी करके उसे बेचने के लिए चले जा तो वो कैसे ले लेगा?
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान सहायक अभियंता शिवराज लोधियाल ने चेताया कि अगर जल्दी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो वो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ये करीब 15-16 अभियांत्रिकी विभाग उनका एक एकीकृत एक परिसंघ है और पिछले 2015 में हम लोगों की एक मांग थी कि जो वर्ष 2004 के बाद जो यहाँ पर नवनियुक्त साथी कनिष्ठ अभियंता साथी हमारे लोक सेवा आयोग के तहत यहाँ पे जिनकी नियुक्ति पाई गई और उसमें स्पष्ट आदेश था कि 10 साल के बाद इसकी प्रथम एसीपी के रूप में इनको 5400 का ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, जिसमें हमारे माननीय तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा फाइल में लिख दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा शर्म की विषय मतलब ये शर्म की बात है कि 7 साल के पश्चात भी इस उत्तराखंड प्रदेश राज्य में 7 साल बाद उसकी जो व्याख्या है वो बहुत गलत ढंग से की जा रही है और उस फाइलों को केवल टेबल टू टेबल पहुंचाया जा रहा है, जिससे हतोत्साहित होकर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के इतने कर्मठ साथी हैं जो इस विभाग की नींव है, जो ये पूरे प्रदेश की नींव है, जो विकास कार्यों के लिए हमको बोला जाता है कि ये विकास की रीढ़ है, उनको आज इन्होंने ये मानसून जैसे सत्र में 4 धाम की जैसे हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश में यात्रा चल रही है उसके बावजूद हमको सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ओवरलोड और खनन वाहनों से सड़क दुर्घटना में मारे लोगों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने सहित कई मांगों को लेकर पुरकाजी हाईवे पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है, जहां फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन पर अवैध खनन न रोकने के आरोप लगाते हुए जुलूस के रूप में हरिद्वार मार्ग से होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर तत्काल मांगे पूरी नहीं हुई तो वह सड़क जाम करने को बाध्य होंगे। ये हम क्षेत्र की 11 समस्याओं को लेकर के उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन जो चल रहा है उससे 8 मौतें हुई हैं, उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपए मिले जाए और जो अवैध खनन चल रहा है उस पर बंद होना चाहिए। और जो हमारे अन्य प्रदेशों में बिजली किसानों की माफ है, उत्तराखंड के अंदर भी ये उत्तराखंड बिजली उसका प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश है, तो यहाँ भी किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के हम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी और उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और जैविक विविधता के कारण 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की ये मनमोहक और सुंदर घाटी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुवार को प्राकृतिक प्रेमियों और आम पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के उच्च हिमालयी लोकपाल क्षेत्र में स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी को खोल दिया गया है, जिसका दीदार पर्यटक 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जगह जगह पानी और कीचड़ भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बंडेली गाड़ का वैकल्पिक पैदल मार्ग है, जिसमें घोड़े खच्चर बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तो वहीं संबंधित विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च करता है और स्थिति ऐसी देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि जो बंडेली घाट से यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग, उसमें जगह जगह कीचड़ की ऐसी स्थिति हो रखी, घोड़े खच्चर और जो घोड़े चालक हैं उनका चलना दुश्वार हो रखा है और बड़ी मुश्किल से यात्रियों से यात्रा करवा रहे हैं। और वैसी स्थिति पैदल मार्ग में जगह जगह आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि पानी जो रुक रहा है, जिससे यात्रियों को चलने में आने जाने में परेशानियां हो रही है।
हरिद्वार में जिलाधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सूत्रों के जरिए विचार को सूचना मिली कि पथरी क्षेत्र के दिनारपुर गांव में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिसका बाद छापेमारी के दौरान लगभग 1750 किलो लहन नष्ट कर 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। आज पथरी नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहाँ जहाँ अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को MRP दर पर शराब उपलब्ध। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस समय जोर शोर से चल रही है। जहां चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी बस 1 ही महीना हुआ है, लेकिन अभी से ही पिछले रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार चारधाम यात्रा पर ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। तो वहीं परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। साथ ही इस बार मात्र 2 महीने में लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमने हाईटेक चेक पोस्टें बना रखी हैं, जिससे कोई भी यात्री का अगर ट्रिप कार्ड में कोई समस्या आ रही है तो उनका तुरंत ट्रिप कार्ड बने और उनकी यात्रा में कोई व्यवधान ना हो। साथ में हमने अपने जो चेक पोस्टें हैं या प्रवर्तन दल हैं उनको भी बता रखा है कि वो यात्रियों की गाड़ियां चेक करने के लिए तो हैं ही, उसके साथ साथ यात्रियों की समस्याएं सुनने के लिए भी हैं। अगर किसी यात्री को हमारे गाड़ी वाले की तरफ से कोई समस्या आती है या ड्राइवर की तरफ से कोई समस्या आती है या फिर कोई साइट में समस्या आती है, उनकी वहीं पर समस्या सॉल्व करी जाती है ताकि उनकी यात्रा सुखमय हो और वो अपनी यात्रा का आनंद ले सकें। चारधाम यात्रा में बीपी, दमा और डायबिटीज के मरीज अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो अचानक उन्हें कम तापमान और कम ऑक्सीजन की वजह से मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में कम ऑक्सीजन की वजह से शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माने तो चारधाम यात्रा में आने वाले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर का तापमान अचानक बदलता है, जिससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यात्रा में जाने से पहले बीपी और दमा के रोगियों को अपनी जांच करा लेनी चाहिए। इस बार चारधाम यात्रा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की पहल से कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं कि चारधाम यात्रा में 1-1 किलोमीटर पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। उसके चलते जो है इस बार मृत्यु दर भी कम देखने को मिला है। यानी कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अपने बीपी की जांच, अगर उनको पहले से दमा का रोग है, अपना इनहेलर साथ ले जाएं, बीपी की दवा खा के जाएं और धीरे धीरे चलें। धीरे धीरे चलने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, तो ये देखने की बहुत ज़रूरत है। शुगर के लोग अपनी दवाएं लें और चारधाम यात्रा एक सुरक्षित यात्रा है, बशर्ते कि जो लोग पहले से बीमार हैं, दिल के बीमार हैं, बीपी के रोगी हैं या उनको दमा का रोग है, उनको अपनी सावधानियां बरतनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार प्रभाकर उनियाल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 73 साल के थे। प्रभाकर उनियाल दून ही नहीं, गढ़वाल में संघ के पुराने नेताओं में शामिल रहे। वे भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त थे। वर्तमान में वे गगरी और राष्ट्रदेव नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। साथ ही वह अच्छे साहित्यकार भी थे। एबीवीपी के माध्यम से छात्र राजनीति शुरू करने वाले प्रभाकर उनियाल 1970 के दशक की शुरुआत में छात्र संघ में चुनाव भी लड़े हैं। 1970 के दशक में ही देहरादून में जेपी आंदोलन और हिंदी भाषा आंदोलन में उनकी भूमिका रही। आपातकाल का विरोध करने वाले प्रमुख लोगों में वे शामिल रहे। उत्तराखंड आंदोलन में उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए भी भागीदारी की।
और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।